हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत दिन से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक न्यूमेरिकल बेस्ड के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दीजिए जिसमें कि अलग अलग पोर्शन से, चाहे वो गेट के एग्जामिनेशन से हो, चाहे वो CSIR नेट के एग्जामिनेशन से हो, DBT JRF से हो, जैम से हो या बाकी और भी एग्जामिनेशन से हो, जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं जिन जिन पोर्शन से, उन न्यूमेरिकल्स को क्लास में उन न्यूमेरिकल्स को वीडियोस के फॉर्म में डिस्कस कर दीजिए ताकि न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्टूडेंट्स का थोड़ा सा और ग्रिप बन जाए और न्यूमेरिकल्स को वो कम समय में और ज़्यादा एफिशिएंटली सॉल्व कर सकें। मैंने देखा है कि गेट के स्टूडेंट्स, गेट के लिए जो एस्पायरेंट्स हैं या CSIR नेट के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको न्यूमेरिकल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं अलग अलग एग्जामिनेशन से कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन चूज़ कर रहा हूं और उस न्यूमेरिकल पोर्शंस को मैं इन वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ से शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो ये है बायोकेमिस्ट्री पार्ट 1 न्यूमेरिकल नॉकआउट सेशन। तो इस प्लेलिस्ट का नाम न्यूमेरिकल नॉकआउट सेशंस रखा जाएगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर के अपार्ट फ्रॉम दिस और भी वीडियोस देख सकते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि अब मैं रेगुलरली इसके ऊपर भी वीडियोस आपके सामने लेकर के आता रहूँगा ताकि न्यूमेरिकल की जो नीड्स है आप लोगों की वो सॉर्ट आउट हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का जो बायोकेमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी बायोकेमिस्ट्री के मल्टीपल पार्ट्स में भी बनाता रहूँगा। आज से ये पहली वीडियो जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर जाने वाली है। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या है पहला न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं द आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 मोलार Na2HPO4 सॉल्यूशन विल बी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट का आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे आयोनिक स्ट्रेंथ के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से सबसे पहले तो हमें ये बातचीत पता होनी चाहिए, ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आयोनिक स्ट्रेंथ किस तरीके से निकाली जाती है या आयनिक स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता है। तो आयनिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा CI इंटू ZI का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि जो मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। अगर हम यहाँ पे I लिखने की कोशिश करें तो I इज इक्वल्स टू होता है आपका आयनिक स्ट्रेंथ। इसके अलावा अगर मैं CI के बारे में बात करूँ तो CI जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन है। और ZI की अगर मैं बात करूँ तो ZI जो है वो चार्ज ऑन आयन है, चार्ज ऑन आयन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आयंस कहाँ पे आ गए, आपने अभी तक आयंस के बारे में तो कुछ बताया नहीं था, ये आयंस कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि Na2HPO4 को अगर आप सॉल्व करें, Na2HPO4 अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, दैट मीन्स इसको अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं तो ये क्या, अच्छा ये 0.2 मोलर दिया हुआ था, ये याद रखिएगा, इसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2Na प्लस HPO4 2 माइनस, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, अब दैट मीन्स अगर ये 0.2 मोलर है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.2 मोलर, और ये कितना हो जाएगा अगर हम इसको देखें तो ये 0.2 मोलर ही हो जाएगा। तो ये क्या है जी, ये कंसंट्रेशन हो गया आयंस का। लेकिन अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज यहाँ पे कितना है, इसका +1 चार्ज है आयन के ऊपर, Na के ऊपर +1 चार्ज होता है और यहाँ पे -2 चार्ज है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे हमें पर आयन की बात करनी है। चार्ज जब आप निकाल रहे हैं तो पर आयन निकालना पड़ेगा। तो Na के ऊपर +1 चार्ज है और यहाँ पे जो HPO4 है उसके ऊपर -2 चार्ज है। तो दिस इज़ योर चार्ज। अब क्या करना है, इसको बस अपने फॉर्मूले में डाल दीजिए। अब फॉर्मूला ज़रा वापस लिखते हैं। फॉर्मूला था मेरा 1/2, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1/2, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कि CI इंटू ZI का स्क्वायर को जोड़ते हुए चले जाइए। तो सबसे पहले अगर हम Na के केस में देखें, सोडियम के केस में, तो सोडियम के केस में जो यहाँ पे CI यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो दिया हुआ है आपका 2 इंटू 0.2, ये है आपका कंसंट्रेशन, है ना। तो ये क्या हो गया 0.4,
0.4 प्लस CI इंटू ZI, सॉरी ZI स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना है 0.4 इंटू ZI का स्क्वायर। अब ZI यहाँ पे कितना है, +1 है, तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, ये किसका हो गया, यहाँ तक की बात हो गई, ये सोडियम आयन का हो गया। लेकिन अभी तो हमें बात करनी है दूसरे वाले की, HPO4 2- की भी तो बात करनी है। तो अगर HPO4 2- की आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो दिया हुआ है 0.2। अब इनटू यहाँ पे भी आपको चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और चार्ज दिया हुआ है -2 और -2 का आपको स्क्वायर करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, ये HPO4- के लिए हो गया, HPO4 2- के लिए हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब ये इसके अंदर जितना भी कुछ है उसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा -2 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये इधर 4 हो जाएगा चार्ज, और इसको यहाँ पे 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 1/2 इंटू 1.2 हो जाएगा, यानी कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0.6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 0.6 मोलर। तो इस तरीके से हम आयनिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम देखें तो ये है द OH- ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज। OH- ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl का मतलब यहाँ पे क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम देखें तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि pH जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, pH वगैरह कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि pH सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो pH जो होता है, pH इज इक्वल्स टू -log ऑफ H+, ये फॉर्मूला होता है। तो H+ कंसंट्रेशन अगर मुझे दिया हुआ है और उसका मैं नेगेटिव अगर लॉग ले लेता हूँ तो वो मेरा pH के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी से ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो HCl अगर है यहाँ पे, देखिए एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, HCl। अब HCl ब्रेक करेगा तो ये बनाएगा H+ प्लस Cl-। ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे H+ आयन का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 0.1 नॉर्मल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0.1 नॉर्मल। अब आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो हमें मोलैरिटी में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। नॉर्मैलिटी में उसको कंसंट्रेशन को हम नहीं कंसिडर करेंगे, मोलैरिटी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप जानते हैं तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू N, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू N, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे N क्या होता है, इन केस ऑफ अगर एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो एसिड्स के केस में जितने H+ आयंस होते हैं वो यहाँ पे N हो जाएगा। अगर हम बेसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो जितने OH- आयंस होंगे वो N हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे HCl की बात कर रहे हैं। अब अगर आप HCl की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे H+ आयंस कितने हो गए, H+ आयंस का संख्या हो गया 1। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी दी हुई है हमारी 0.1। हम वापस फॉर्मूला एक बार लिखते हैं। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू N, ये फॉर्मूला था। नॉर्मैलिटी की वैल्यू दी हुई है मुझे 0.1 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मुझे निकालना है इनटू N, N की वैल्यू 1 हो जाएगी ये। तो यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मैलिटी हो जाएगी, यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू ये भी 0.1 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो HCl के केस में ये टूटेगा तो H+ प्लस Cl- बनाएगा और H+ आयंस का HCl का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली H+ आयन का कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर होगा और Cl- का भी 0.1 मोलर होगा। लेकिन एसिड जब pH या POH किस चीज़ से बदलता है, वो H+ आयन के कंसंट्रेशन से बदलता है। तो मुझे इसी को कंसिडर करना पड़ेगा, 0.1 को हम लोग 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10⁻⁻1 मोलर। लेकिन हमसे H+ आयन का कंसंट्रेशन तो पूछ नहीं रहा, हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे OH- आयन का कंसंट्रेशन पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं किसका कंसंट्रेशन, OH- आयन का। अब यहाँ पे pH की एक और प्रॉपर्टी लग सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी, आपको पता होना चाहिए कि H+ इंटू
OH माइनस अगर आप करेंगे तो ये बराबर आना चाहिए 10⁻⁻14 के, ठीक है, 10⁻⁻14 के। अब यहाँ पे मुझे H+ आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁻1 और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन मुझे निकालना है, तो ये बराबर हो गया 10⁻⁻14 के। और OH माइनस अब यहाँ से कितना हो जाएगा गाइस, OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻13 हो जाएगा, 10⁻13 वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 10⁻13। जी हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 10⁻13 मोलर इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हड़बड़ाहट में H+ आयन को कंसिडर कर लेंगे कि H+ आयन निकालने को कहा गया है, बट H+ आयन निकालने को यहाँ पे नहीं कहा गया है, OH माइनस आयन निकालना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये हो गया और आते हैं अब यहाँ पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे कई बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीट होकर के आते हैं, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, द एसिडिक नेचर ऑफ ऑरेंज जूस, एसिडिक नेचर ऑफ ऑरेंज जूस इज़ मेनली ड्यू टू सिट्रिक एसिड। बिल्कुल सही बात है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड तो पाया ही जाता है और इसी सिट्रिक एसिड की वजह से उसका नेचर एसिडिक होता है। तो व्हाट वुड बी अप्रॉक्सीमेट pH ऑफ 0.1 मोलार सिट्रिक एसिड, Ka दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब Ka की वैल्यू अगर दी हुई है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक फॉर्मूला जो कि एसोसिएट करता है, जोड़ता है H+ आयंस और Ka को। तो जल्दी से यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला यूज्ड क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे ये है कि आप H+ आयन यहाँ से निकाल सकते हैं, H+ इज इक्वल्स टू √Ka इंटू HA, ठीक है, Ka इंटू HA। अब यहाँ पे HA क्या हो गया, HA बेसिकली कुछ नहीं है, HA आपका एसिड है, ठीक है, एसिड, जबकि H+ आयन डिसोसिएट नहीं हुआ है। जब H+ आयन अभी भी एसोसिएटेड फॉर्म में है तो ये एसिड है। और Ka क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। Ka की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 7.4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मुझे यहाँ पे 0.1 मोलर सिट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है 0.1 मोलर। Ka दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻⁻4 और H+ आयन कंसंट्रेशन मुझे यहाँ पे पता करना है। और अगर एक बार H+ आयन कंसंट्रेशन मुझे पता चल गया तो फिर मैं अब ऑटोमेटिकली क्या कर सकता हूँ, अपना pH निकाल सकता हूँ। तो जल्दी से इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो H+ आयन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ H+ आयन इज इक्वल्स टू, वापस फॉर्मूला लिखता हूँ Ka इंटू HA, और यहाँ पे Ka की वैल्यू मुझे दी हुई थी कितनी, 7.4 इंटू 10⁻⁻4, और HA की वैल्यू मुझे देखनी है। HA की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे मुझे जो 0.1 मोलर, 0.1 मोलर दी हुई है। तो 7 पॉइंट, इसको अगर मैं सॉल्व करने चलूँ तो ये हो जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻5, 7.4 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ से तो H+ आयन का कंसंट्रेशन मेरे पास आ जा रहा है, जब मैंने सॉल्व किया था तो 0.008602, ठीक है। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन, इसका अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो इसका अंडर रूट लेने पे 0.008602 आएगा H+ आयन का कंसंट्रेशन। अब pH निकालने के लिए pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कर दीजिए, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 0.008602 कर दीजिएगा। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, मुझे लगता है कि 2 पॉइंट समथिंग आती है, 2.0 समथिंग के आसपास आ रही है इसकी वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। तो सिंपल सा हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। कई सारे एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसको ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए दिसंबर 2001 में आया हुआ है आपके
CSIR नेट के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट विल बी द pH ऑफ 0.01 मोलर वीक ऑर्गेनिक एसिड हैविंग डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6। तो अगेन यहाँ पर फिर से डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, Ka इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 दिया हुआ है, और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अगर हम देखें तो वीक ऑर्गेनिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 0.01 मोलर। तो Ha अगर यहाँ पे देखिए एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना, तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है तो Ha का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर -2 मोलर लिख सकता हूँ। वापस वही फॉर्मूला जल्दी से मैं यूज़ करता हूँ और देखते हैं कि क्या आता है। H प्लस इज इक्वल्स टू √Ka इंटू Ha। तो याद रखिएगा ये वही फॉर्मूला है जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था। तो इसको अगर हम सॉल्व करने चलें तो यहाँ पे आ जाएगा Ka की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर -6 और Ha की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर -2। तो इसको सॉल्व करने चलेंगे तो √10 टू द पावर -8 आ जाएगा। 10 टू द पावर -8 अंडर रूट क्या हो गया, H प्लस की वैल्यू, H प्लस इज इक्वल्स टू √10 टू द पावर -8 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। तो H प्लस साइन मेरा कितना हो गया यहाँ पे 10 टू द पावर -4। तो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस होता है। तो इसको अगर हम देखें तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4, यहाँ पे हो जाएगा +4। आंसर कितना आ जाएगा, +4। तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकेंड वाला। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है कि एक pH है, pH दिया हुआ है 10 टू द पावर pH ऑफ 10 टू द पावर -10 मोलर HCl, यानी कि HCl का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। देखते हैं HCl का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी HCl में 10 टू द पावर -10 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम लोग नॉर्मल फार्मूला से करने की कोशिश करें, यानी कि HCl इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मोलर को अगर हम जैसे हम नॉर्मल pH निकालते हैं तो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस करते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -10 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहने को तो ये HCl है, कहने को ये HCl है और HCl का pH यहाँ पे 10 आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि HCl एक एसिडिक कंपाउंड है और क्या HCl का pH कभी 10 आ सकता है? तो ऐसा नहीं है, ये हाईली डाइल्यूटेड कंडीशन में है pH, मतलब 10 टू द पावर -10 इसका कंसंट्रेशन है, हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो तब भी जो किसी भी कोई भी मतलब एसिड है उसका pH 7 से ऊपर नहीं जा सकता, 7 से आगे नहीं जा सकता, उसको 7 से कम ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 से कम कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वाटर से डाइल्यूटेड है। जब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड कंडीशन में कोई कंपाउंड रहता है तो वाटर के भी H प्लस आयंस को हमें काउंट करना पड़ता है। तो वाटर जब डिसोसिएट होता है, वाटर के H प्लस आयंस को कैसे काउंट करेंगे, H3O प्लस ये डिसोसिएट होता है H प्लस प्लस H2O में, ये H प्लस आइन यहाँ से डिसोसिएट होता है, तो इसके H प्लस आइंस को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर हम H प्लस आइंस को यहाँ से कंसिडर करें तो दोनों के H प्लस आइंस कंसिडर हो जाएंगे। तो टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस कितना हो जाएगा, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इज इक्वल्स टू H प्लस फ्रॉम वाटर प्लस H प्लस फ्रॉम HCl। अब वाटर का कंसंट्रेशन कितना होगा, यानी कि वाटर का pH आप जानते हैं कि वाटर का pH होता है 7। तो यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, अगर pH दिया हुआ है 7 तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, H प्लस आयन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7। ये केस हो जाएगा वाटर का। HCl का केस आपको पता ही है, HCl के केस में हम लोगों ने अभी अभी निकाला है कि H प्लस आयन हमको दिया भी गया हुआ है 10 टू द पावर -10 दिया हुआ है। तो ये दोनों के दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा या मुझे सम अप करना पड़ेगा, इन दोनों को हम सम अप करेंगे तभी मेरा फाइनल कंसंट्रेशन आएगा H प्लस आयन का। तो जल्दी से जोड़ लेते हैं इसको। तो कैसे जोड़ना है, 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -10
इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 आप बाहर ले लीजिए और 1 प्लस 10⁻⁻3 कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए तो 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा इंटू 1.001। अब ये H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन है, इसका आप नेगेटिव लॉग ले लीजिए, यानी कि pH निकालना है। pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7 इंटू 1.001। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 बाहर चला जाएगा, यानी कि हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखें तो 7 माइनस लॉग 1.001, तो ये 7 से कुछ कम आएगा। तो हमें बस यहाँ पे ढूंढना है कि 7 से कुछ कम वैल्यू कौन सी है। तो 7 से कुछ कम वैल्यू मुझे यहाँ पे एक ही नज़र आ रही है और वो है 6.96। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि अगर आप बहुत डाइल्यूट कर दे रहे हैं तो जो pH होता है वो 10 नहीं आएगा। देखिए पहला ऑप्शन ही यहाँ पे 10 दिया हुआ था ताकि आप कन्फ्यूजन में गलत कर दें। तो यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 6.96 होने वाला है करेक्ट आंसर। इसका रीज़न मैंने बताया। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। इससे पहले कि मैं सेशन एंड करूँ, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे डिस्कशन करना है कि हम लोग एक गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। ये क्रैश कोर्स जो है वो 30 डेज़ का क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। ये जो क्रैश कोर्स है वो 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है और इसमें हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर यूनिट के, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी हो, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो, इम्यूनोलॉजी हो, आरडीटी हो, टेक्निक्स हो, इन सभी पोर्शन के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सभी के सभी को हम लोग कवर करवाने वाले हैं और ये 30 डेज़ का सेशन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको रिवीजन क्लासेस में भी पार्टिसिपेट करने का मौका रहेगा। आप रिवीजन क्लासेस में भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे जो नोट्स हैं वो फ्री टू डाउनलोड हैं फॉर द इंटायर लाइफ। आपके पास नोट्स हमेशा हमेशा रह सकते हैं और इसके अलावा जो वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास हमेशा रहेगी गेट के एग्जामिनेशन तक, अप टिल गेट के एग्ज़ाम तक आपके पास रहेगी। गेट 2025 तक आपके पास रहेगी और उसके बाद वीडियोस हट जाएंगी, बट हाँ नोट्स आपके पास परमानेंट रहेंगे। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे मिल रही है वो आपको गाइडेंस मिलेगी आफ्टर गाइडेंस फॉर द काउंसलिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अपने यहाँ ऐड कर रहे हैं, गाइडेंस फॉर काउंसलिंग। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्शन के बाद बहुत परेशान रहते हैं, कौन सा फॉर्म भरना है, क्या आता है इंटरव्यू में, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें बहुत बार पूछते रहते हैं, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो उस चीज़ के लिए भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स का, ताकि उनको काउंसलिंग के लिए भी गाइडेंस मिल सके। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं ऑलरेडी ये थंबनेल है, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर गेट बायोटेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। और इसका जो चार्ज है, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत अफोर्डेबल है, ₹3500 ओनली। तो इतने में आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ज्वाइन करेंगे। ऑलरेडी मेरी काफ़ी सारी सीट्स भर चुकी हैं और एक बैच में सिर्फ और सिर्फ हम 30 स्टूडेंट्स ही लेते हैं, ये आपको जानकारी होगी। तो जैसे ही 30 स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो इनकेस अगर आप इस जो कोर्स है इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए 8299134528 पे। तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा जो ईमेल आईडी है उसके ज़रिए भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ईमेल आईडी का जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से भी हमसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आगे आने वाले समय में भी हम इस तरीके के न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियोज़ लेकर के आने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमसे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।